गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर हमारा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये फोर्थ चैप्टर है। लेकिन सर इसमें आपने हेडिंग में एक और चीज जोड़ी है क्या? अग्रीगेशन ऑफ इनकम। इसकी हेडिंग देखिए, इसकी हेडिंग में हमने एक चीज और जोड़ दी है, क्या? एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्या मतलब हुआ? अगर हम लॉ को पढ़ें, इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ें, लॉ को पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर की हेडिंग यही है। वैसे आप अगर हम डायनेमिक बुक में आएंगे तो डायनेमिक बुक में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लेकिन अगर हम इंटरप्रिटेशन बुक देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन बुक में हेडिंग अलग है। हेडिंग है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दरअसल में इस चैप्टर में ही हमारे पास ब्लैक मनी की डिटेल दी हुई है। ये चैप्टर 66 से शुरू होता है और क्लबिंग जब आप पढ़ोगे तो वो 65 पे खत्म हो जाता है। तो 66 में लिखा हुआ है, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एसएससी देयर शैल बी इंक्लूडेड ऑल इनकम ऑन विच नो इनकम टैक्स इज पेबल अंडर चैप्टर 6। ये चैप्टर 7 है, ये हमारे अभी काम का नहीं है। करेंटली सिर्फ एक ही चीज इसमें इन्वॉल्व है, रिबेट। ये कह रहे हैं कि रिबेट जिस पर मिलता है उसे भी शामिल करेंगे, विच विल बी, चलिए इसको बाद में देख लेंगे। रिबेट, अब ये रिबेट जो है ये एओपी बीओआई के असेसमेंट में हम डिस्कस करते हैं। 66 सेक्शन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर हम किसी इनकम पे रिबेट देते हैं तो उस रिबेट को भी, उस इनकम को भी हम टोटल इनकम में पहले शामिल करेंगे, बस, और कुछ नहीं लिखा है। 67A ये हम एओपी बीओआई के साथ डिस्कस करते हैं, एओपी बीओआई के साथ। तो ये दो सेक्शन यहीं से उठाया गया है। इसके बाद जो आपने टैक्स रेट में देखा था, ब्लैक मनी, जिसको हम IFOS में भी पढ़ते हैं, ब्लैक मनी, वो है 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D। ये सभी सेक्शन ब्लैक मनी को बताता है। ब्लैक मनी जिसके टैक्स को हमने पढ़ा था टैक्स रेट में, और यहां से हमारा शुरू होता है ये चैप्टर सेट ऑफ। तो एक बार सिर्फ आपको मैंने इंटरप्रिटेशन बुक से ये दिखा दिया कि सेट ऑफ का चैप्टर, अगर कोई ऐसा समझ रहा हो कि सेट ऑफ का चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 70 से लेकर 80 तक है, तो वो ठीक नहीं है। 66 से 80 तक है। सेट ऑफ में ही अग्रीगेशन ऑफ इनकम का भी जिक्र है। शुरू करते हैं हम चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। क्या क्या जानते हैं बताइए? सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम ले लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ। इस चैप्टर का नाम लेते हैं, इस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 बार सेट ऑफ का प्रयोग किया गया है। अगर आप इसकी हेडिंग देखें तो यहां पर 2 बार सेट ऑफ यूज किया गया है। पहला सेट ऑफ सेक्शन 70 और सेक्शन 71 कवर करता है। इसका मतलब है ये डिस्कस कर रहा है सेट ऑफ, ये डिस्कस करता है सेट ऑफ करंट ईयर लॉस। करंट ईयर लॉस को सेट ऑफ करने की बात लिखी गई है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का जिक्र है और कैरी फॉरवर्ड के साथ अटैच है सेट ऑफ। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेट ऑफ हो रहा है, ये सेट ऑफ है, सेट ऑफ
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कर रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कैसे होगा, इसके लिए सेक्शन अलग बनाया गया है। ये सेक्शंस हैं जहां पर लिखा हुआ है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किस प्रकार से सेट ऑफ किया जाएगा। और इन पूरे सेक्शंस में एक बात तो कॉमन है ही कि आप सिर्फ इंट्रा हेड ही सेट ऑफ कर सकते हो, विद इन हेड सेट ऑफ कर सकते हो। एक हेड का लॉस दूसरे हेड में नहीं जाएगा। तो बाद वाला जो सेट ऑफ है, इसका मतलब जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ होने जाता है, वो सेट ऑफ सिर्फ विद इन हेड हो सकता है, इंटर हेड नहीं हो सकता, एक हेड से दूसरे हेड नहीं जा सकता। लेकिन ये जो पहला सेट ऑफ है जिसमें सेक्शन 70 है, 71 है, यहां पर 70 सेक्शन इंट्रा सेट ऑफ की बात करेगा, इंट्रा हेड सेट ऑफ की बात करेगा 70, और 71 इंटर हेड की बात करेगा। आप इसे कॉपी ना करें, कॉपी तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ लिखकर मैं दे रहा हूं। तो किस प्रकार से हम सेट ऑफ प्रोविजन अप्लाई करते हैं? पहला फेज हमारा होता है इंट्रा हेड, सेक्शन 70 ही लगाना पड़ेगा हमें सबसे पहले, और लॉस को विद इन हेड सेट ऑफ करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर लॉस विद इन हेड सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो उसे फिर इंटर हेड सेट ऑफ करने का प्रयास किया जाएगा दूसरे हेड से। 5 हेड से हमारे पास, और दूसरे हेड से जब वो नहीं सेट ऑफ हो पाया तब हम तीसरे फेज में, यानी ये दूसरा फेज हो गया, और ये पूरा का पूरा नाम ये तीसरे फेज में आता है, थर्ड फेज, जिसको हम कहेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये प्रॉपर एक फेज है जिसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज में हमने विद इन हेड सेट ऑफ किया, सेकेंड फेज में हमने इंटर हेड सेट ऑफ किया, और तीसरे फेज में हम उसे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर रहे हैं। तो तीसरा जो फेज है जहां पर हमने सेट ऑफ वर्ड यूज किया है वो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना। ओके, यहां पर सर बहुत सारे सेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये सेक्शंस पर्टिकुलर इनकम को डिनोट करते हैं। जैसे 71B हाउस प्रॉपर्टी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात करता है, 72 नॉर्मल बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड की, 73 स्पेकुलेटिव बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड की, 73A स्पेसिफाइड बिजनेस जो पीजीबीपी में सेक्शन 35AD है उसकी बात करता है, और 74 कैपिटल गेन, 74A OMRH की बात करता है। ये चीज तो यहां पर मेंशन मैंने कर ही दिया है, ये मेंशन कर दिया है यहां पर, और जब आप आगे बढ़ोगे तो ये सब चीजें आसानी से आपको याद भी रहेंगी। आगे चल सकते हैं, इसमें कोई खास समय लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो शुरुआत ही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैंने देखा नहीं, गुड मॉर्निंग। चलिए जरा इस पर गौर कीजिए। ये चार्ट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि लॉस आता ही क्यों है। ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि जो हम सेट ऑफ करने जा रहे हैं वो है लॉस। बट ये लॉस आता क्यों है? लॉस किस सिचुएशन में आ सकता है? जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो। एक्सपेंडिचर का मतलब है, इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर का मतलब है डिडक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक हेड। आप जानते हैं 2 प्रकार के डिडक्शन होते हैं, ये आपने बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ लिया था कि डिडक्शन पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रॉम स्पेसिफिक हेड और दूसरा फ्रॉम जीटीआई। हम बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। जीटीआई से जो डिडक्शन मिलता है उसके वजह से लॉस नहीं आ सकता। लॉस आएगा जब आप स्पेसिफिक हेड में जो डिडक्शन दिए गए हैं वो डिडक्शन इनकम के बियॉन्ड चला जाए, इनकम से ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक हेड के डिडक्शंस पर आ जाते हैं। सैलरी में सेक्शन 16 डिडक्शन बताता है, हाउस प्रॉपर्टी में 24, बिजनेस प्रोफेशन में बीपी बिजनेस प्रोफेशन में सेक्शन 30 to 37 डिडक्शन बताता है, कैपिटल गेन में 48, 54 और अदर सोर्सेज में 57 सेक्शन डिडक्शन बताता है। ठीक है, कुछ डिडक्शंस तो यहां पर ऐसे लिखे हुए हैं
जिन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि हम इनकम के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। जैसे इस डिडक्शन की बात करें, आपने जाना हुआ होगा कि जब हम कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल खरीदते हैं तो उस कैपिटल गेन का डिडक्शन या एग्जम्पशन आप बोल सकते हो, इसको मिल जाता है। वो हम एग्जम्पशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिडक्शन इनकम के बियॉन्ड नहीं जा सकता। उस सेक्शन में ही लिखा हुआ है कि जितना कैपिटल गेन है और जितना आप इन्वेस्ट करेंगे विच एवर इज लोअर ही डिडक्शन मिलेगा। उसी तरह सेक्शन 16 में सैलरी के सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन का जिक्र है। तीन डिडक्शन का जिक्र है। पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का, लेकिन आप उसे सैलरी के बियॉन्ड नहीं ले सकते। पहला डिडक्शन है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेकिन ग्रॉस सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी पूरे साल में 30,000 है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपने एंड ऑफ द ईयर 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, पूरे साल खाली बैठे रहे। सैलरी तो आपकी मोटी है, पैकेज मोटा है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर 10 दिन पहले ज्वाइन किया है तो जो सैलरी आपको मिली 10 दिन का वो 30,000। ऐसे तो आप काफी महंगे एम्प्लॉय हैं, 90 लाख रुपए 90,000 रुपए मंथली आपकी सैलरी है, लेकिन 10 दिन का क्या मिलेगा? 10 दिन का तो 30,000 ही मिलेगा ना। पूरे साल में आपकी ग्रॉस सैलरी हम निकालेंगे अगर तो वो 30,000 आएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 क्लेम करके 20,000 का लॉस नहीं दिखा सकते। स्टैंडर्ड डिडक्शन बियॉन्ड ग्रॉस सैलरी नहीं जाएगी, ये लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर आते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन। ये भी कभी भी ग्रॉस के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बेसिक सैलरी और एंटरटेनमेंट अलावेंस जो एक्चुअल दिया गया है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। बेसिक सैलरी का 20% और स्टैंडर्ड जो एंटरटेनमेंट अलावेंस एक्चुअल में है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। 5,000 मैक्सिमम है इसका, तो ये भी आपकी सैलरी को निगेटिव नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पर है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि हमारे देश में कुछ राज्यों में ही इंपोज होता है और वो नॉमिनल इंपोज होता है 1,000, 1,200, 1,500। यहां भी सैलरी, यहां भी आप ग्रॉस सैलरी के बियॉन्ड इसे नहीं ले जा सकते। तो क्या हम कह सकते हैं कि सैलरी के अंदर जो डिडक्शन मिलता है वो उसके वजह से सैलरी की इनकम नेगेटिव नहीं आ सकती, बिकॉज डिडक्शन बियॉन्ड ग्रॉस सैलरी नहीं हो सकता। यस हम कह सकते हैं। तो क्या हम कहें कि सैलरी हेड से कभी लॉस नहीं आएगा? कह सकते हैं सैलरी हेड से कभी लॉस नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम सैलरी हेड से नहीं आ रही है तो 0, और आ रही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन 24 दिया गया है, वहां पर आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को बियॉन्ड एनएवी ले जा सकते हो, जिस वजह से हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। पीजीबीपी में जो सेक्शन 30 to 37 है, वहां पर बियॉन्ड आप इनकम ले जा सकते हो, इसलिए लॉस आ सकता है। कैपिटल गेन में सेक्शन 48 जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाता है, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर को घटाता है। ये चीजें आपकी जो सेल प्राइस है उसके बियॉन्ड जा सकती है और जिस वजह से यहां पर लॉस आ सकता है। ठीक है, अदर सोर्सेज में प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सुन लीजिएगा, ये काम आएगा आगे आपके, जो अब बोल रहा हूं। अदर सोर्सेज में तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कभी सिचुएशन ऐसी नहीं देखी जो लॉस आए, क्योंकि अदर सोर्सेज की इनकम क्या है? ब्याज है, ब्याज है ना, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, लॉटरी की इनकम है, इस तरह की छोटी मोटी आमदनी अदर सोर्सेज में हम कवर करते हैं। तो यहां से लॉस आने की गुंजाइश की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, कम है लेकिन आ सकता है। अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं कि आएगा क्यों नहीं, एकेडमिकली बात करूं कि एकेडमिक में लॉ में क्या लिखा हुआ है, आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सैलरी को छोड़कर बाकी चारों हेड से लॉस आ सकते हैं। लॉस आने के रीजन हमने यहां पर देखे। रीजन है डिडक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक हेड एक्सीड कर जाए इनकम चार्जेबल टू टैक्स के। ठीक है, जब लॉस आ गया तो आपको सेट ऑफ में पहला फेज, ये फेज है बेटा ये फेज है, पहला फेज आपको सेक्शन 70 ही अप्लाई करना पड़ेगा और विद इन हेड सेट ऑफ करना पड़ेगा। 71 इंटर हेड की बात करेगा
और थर्ड फेज में आप उसे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। थर्ड फेज के लिए जो ये सेक्शंस लगाए गए हैं, इन सभी सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो हम देखेंगे, लेकिन एक चीज जो कॉमनली मेंशन है वो ये कि आप विद इन हेड ही सेट ऑफ कर सकते हो, इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, आइए सेक्शन 70 पढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या करने जा रहे हैं मैं बता देता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरे पास सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम। सैलरी की इनकम में सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट भी पॉसिबल है, लॉस भी पॉसिबल है। मैं इसको डील करने जा रहा हूं, सिर्फ इसको। ठीक है, उसी तरह बिजनेस प्रोफेशन में बिजनेस को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी अभी 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 सिर्फ अभी के लिए आप इसे शेयर बाजार में जो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये मानो, स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, सेक्शन 35 AD का बिजनेस जिसको हम VIP बिजनेस कहते हैं, और इसके अलावा जो भी बच गया वो है नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे होलसेलिंग हो, चाहे रिटेलिंग हो, चाहे लॉयर का काम कर रहे हैं आप, या आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग, आप कोई भी हैं, फिल्म मेकर हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार है, मिनरल ऑयल की का बिजनेस आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। इन दो को अलग कर दीजिए, बाकी सब बिजनेस इस तरफ है। यहां से भी प्रॉफिट आ सकता है, लॉस आ सकता है। यहां से भी प्रॉफिट आ सकता है, लॉस आ सकता है। यहां से भी प्रॉफिट आ सकता है, लॉस आ सकता है। आपको इंटरप्रिटेशन सिखाने जा रहा हूं, वैसे तो डायरेक्ट बोल दे सकता हूं मैं, और आप खुद ही जानते हो। ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ आपको कुछ थोड़ा बहुत याद नहीं है, लेकिन हम 0 लेवल पे अभी खड़े हैं, वहां से चलेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अदर सोर्सेज में एक हम OMRH की बात करेंगे, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज की। एक हम विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग और ब्लैक मनी की बात करेंगे। और एक हम अदर इनकम की बात करेंगे, अदर इनकम की बात। ठीक है, यहां से प्रॉफिट लॉस पॉसिबल है, यहां से सिर्फ प्रॉफिट पॉसिबल है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? ये बात हम पढ़ चुके हैं टैक्स रेट के चैप्टर में। अगर आपको मैं बुक में ले चलूं, इंटरप्रिटेशन के बुक में ले चलूं, तो इंटरप्रिटेशन के बुक में सेक्शन 58(4) जो कि IFOS का सेक्शन है, सेक्शन 58(4) जो कि IFOS का सेक्शन है, जिसे आपने टैक्स रेट में पढ़ रखा है, लिखा है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन कनेक्शन विद सच इनकम shall be allowed under any provisions of this act in computing the income by way of lottery, crossword puzzle, race including horse race, card game, other game। यहां से आप कोई भी खर्चे, कोई भी अलावेंस नहीं घटा सकते। तो बताइए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि लॉस क्यों आता है, तो वो डिस्कशन क्या था? खर्चा अगर ज्यादा, डिडक्शन अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा छोड़िए, डिडक्शन हम दे ही नहीं रहे, तो लॉस आ नहीं सकता। यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट। 58 सबसेक्शन 4 में लिखा है प्रोवाइडेड दैट। सबसेक्शन में जो लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा,
लिखा हुआ है नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ एसएससी बीइंग ओनर ऑफ हाउस मेंटेन बाय हिम फॉर रनिंग इन हॉर्स रेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग मेंटेनिंग सच हॉर्सेस। क्या मतलब कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि OMRH, ये कह रहे हैं OMRH इज कॉल्ड ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। यहां से लॉस आ सकता है, आप OMRH को लॉटरी इनकम, रेस इनकम ना माने, वहां से खर्चा आप घटा सकते हो। इसीलिए मैंने OMRH अलग कर दिया है और WRC यानी विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग और ब्लैक मनी अलग कर दिया है। सर ब्लैक मनी का तो जिक्र नहीं है। आइए, ब्लैक मनी के लिए आपने ये सेक्शन पढ़ा था, आपको याद है सब कुछ या नहीं? आपने पढ़ा था सेक्शन 115 BBE, जिसमें सबसेक्शन 2 में लिखा था नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंस, any allowance, any set off shall be allowed to SSE under any provisions of this act in computing income refer to in clause A, clause B of subsection 1, जो कि ब्लैक मनी था, जो कि 68 से 69D तक था। उसके अगेंस्ट कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी सेट ऑफ, कुछ अलाउ नहीं होगा। तो क्या हम कह सकते हैं, ये वाला स्लोगन बोल सकते हैं? जरा देखिएगा, इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या हम ये स्लोगन बोल सकते हैं, ये हेडिंग बोल सकते हैं कि WRC ब्लैक मनी से लॉस नहीं आ सकता बिकॉज एक्सपेंडिचर नहीं घटता, और दूसरा लॉस इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 58(4) किसी भी प्रकार का अलावेंस, किसी भी प्रकार का सेट ऑफ, सेक्शन 115 BBE सबसेक्शन 2 किसी भी प्रकार का लॉस, किसी भी प्रकार का अलावेंस, डिडक्शंस नहीं अलाउ करता। इस इनकम से खर्चा नहीं घटेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेट ऑफ नहीं मिलेगा, यहां तक कि मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो इंडिविजुअल के स्लैब को बताता है वो भी नहीं मिलेगा। क्या ये ठीक है? आगे चलते हैं। तो हम सेक्शन 70 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 70 जो कहेगा कि ये जो आपको लॉस दिख रहे हैं ना, ये जो लॉस आपको दिख रहा है, अच्छा सर ये अदर इनकम में, अदर इनकम में आप कर लो। अदर इनकम में बताया तो अभी आपको मैंने, एकेडमिकली प्रॉफिट और लॉस क्रिएट कर सकते हो। जहां भी मैंने हाईलाइट किया है, हम इस लॉस को डील करने जा रहे हैं कि ये लॉस सेट ऑफ कैसे होगा। पहले विद इन हेड, फिर इंटर हेड, और फिर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड। लेकिन डिस्कशन लॉस का है, यानी जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं यही हमारे इस चैप्टर का हीरो है, ठीक है ना। और इस हीरो को हम कह रहे हैं सबसे पहले कि तुम अपने विद इन हेड एडजस्ट हो जाओ। विद इन हेड, ओके। विद इन हेड एडजस्ट होने का मतलब है कि ये वाला लॉस यहां से एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से नहीं हो रहा। अभी हम सेक्शन 70 लगा रहे हैं, तो अभी सिर्फ सेक्शन 70 का जिक्र करेंगे। जब मैं सेक्शन 70 का जिक्र करूंगा और किसी भी लॉस को सेम हेड से एडजस्टमेंट अलाउ करूंगा, तो क्या अभी सेक्शन 70 पढ़ते समय इस हेड का कोई यूज होगा? सैलरी हेड का कोई यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि सैलरी हेड से कोई मतलब नहीं है। विद इन हेड की बात हो रही है। जब इंटर हेड सेट ऑफ की बात करेंगे, जब एक लॉस दूसरे हेड जा सकता है, तब सैलरी का रोल आएगा। अभी सैलरी का रोल नहीं आएगा, क्योंकि अभी सेम हेड के लॉस सेम हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और सैलरी में लॉस है नहीं, ये लॉस यहां एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं बिजनेस प्रोफेशन में स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस में। ये अगर मैं कहूं कि विद इन हेड आप एडजस्ट कीजिए, तो फिर ये लॉस यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। लेकिन प्रोहिबिशन है, मनाही है। मनाही है कि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि ऐसी मनाही है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, तो ये दो डंडे हट जाएंगे, ये सिर्फ यहीं से एडजस्ट हो सकता है।
अब आते हैं वीआईपी बिजनेस के लॉस को। वीआईपी बिजनेस आप जानते होंगे, जब हमने कभी पढ़ा था पीजीबीपी, तो एक सेक्शन था 35 एडी। 35 एडी में 13 प्रकार के 13 बिजनेसेस आर देयर, और 13 बिजनेस थे जिसमें सरकार कहती थी कि जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे फुल्ली आप डेबिट कर दीजिए पीएनएल में। जो भी आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग खरीदेंगे पीएनएल में डेबिट कर दीजिए, जिस वजह से पीएनएल का डेबिट साइड भारी हो जाएगा और बहुत सारा लॉस आ जाएगा। यह बात हमने डिडक्शन चैप्टर में भी करा था। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन हमने करा था, जहां पर सरकार कहती है आप जो भी निवेश करेंगे उस वजह से हम आपका लॉस क्रिएट करवा के इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लॉस आप दूसरे हेड से इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। क्या वीआईपी बिजनेस का लॉस सिर्फ वीआईपी बिजनेस से एडजस्ट होगा? यस। इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पीजीबीपी में, तो इसका मतलब हुआ कि ये यहां भी हो सकता है एडजस्ट, ये यहां भी हो सकता है एडजस्ट, और ये यहां से भी एडजस्ट हो सकता है। नॉर्मल बिजनेस का लॉस दूसरे किसी भी बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन वीआईपी बिजनेस और सट्टेबाजी वाला बिजनेस सिर्फ अपने ही इनकम से एडजस्ट होगा। ओके, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म यहां से एडजस्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म यहां से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ अपने ही लॉन्ग टर्म से एडजस्टमेंट अलाउड है, शॉर्ट टर्म से अलाउड नहीं है। उसी तरह ओएमआरएच सिर्फ अपने से अलाउड होगा और कहीं से अलाउड नहीं है। ये जो प्रॉफिट है इससे तो किसी लॉस को एडजस्ट नहीं होने देंगे, तो ये अगर लॉस अगर बच जाता है तो ये यहां से और यहां से पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं कहूं आपको सेक्शन 70 में विद इन हेड सेट ऑफ अलाउड है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो मुझे एक्सेप्शन बताएंगे जो विद इन हेड नहीं अलाउड है? बताइए। पहला एक्सेप्शन हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं है। पहला एक्सेप्शन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस विद इन हेड रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ स्पेकुलेटिव से। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से। तीसरा बिजनेस हो गया। तीसरा, लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। और चौथा, 3 हो गए। चौथा, ओएमआरएच का लॉस सिर्फ ओएमआरएच के ही प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। ओएमआरएच का मतलब ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेस। इतनी बातों को सुनने और पढ़ने के बाद हमें कुछ बात और बतानी पड़ेगी, जैसे ब्लैक मनी और लॉटरी इनकम से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होने देंगे और उसमें खुद लॉस नहीं आने देंगे। जरा देखिए, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये यहां पर मेंशन है सेक्शन 70 में। आप इसे पढ़ के मुझे ग्रीन सिग्नल दें तो हम 70 को ओवर माने, यहां फिर 71 पर आएंगे। बताइए। और डन है। अब एक मजेदार बात डिस्कस करनी है हमें। क्या आपको लगता है कि ये सेक्शन 70 हमने पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया कि विद इन हेड जब लॉस एडजस्ट होगा तो ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस
विद इन हेड भी सिर्फ स्पेकुलेटिव से पॉसिबल है, वीआईपी सिर्फ वीआईपी से, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से, ओएमआरएच सिर्फ ओएमआरएच से। डब्ल्यूआरसी और ब्लैक मनी का तो सोचो ही मत, पूछो ही मत, बेकार की बातें, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपको मैं छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं तो एक मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक ये हो जाएगा कि अगर कल को आपसे कहीं पर डिस्कशन किया जाए और पूछा जाए कि भाई तुम तो गजब की नॉलेज रखते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होगा, वेरी गुड नॉलेज, ये बताओ ये तुम्हें पता कैसे चला? तो आप कहेंगे कि ये तो नहीं कहेंगे कि सर ने बताया, कहेंगे हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। हाँ, कहां पढ़ा है? आपको सेक्शन कोट करना पड़ेगा, और अगर आप सेक्शन 70 कोट करते हो तो मिस्टेक कर जाओगे। सेक्शन 70 में ऐसा कुछ नहीं लिखा। आओ जरा पढ़ के देखें सेक्शन 70। सेक्शन 70 अगर पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 सबसेक्शन है। 3 सबसेक्शन कहता है, पहला कहता है कि वेयर नेट रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स फॉलोइंग एनी सोर्स अदर देन कैपिटल गेन। ये कह रहा है कि कैपिटल गेन को छोड़कर और किसी भी हेड में लॉस आया तो आप उस लॉस को, यहां लिखा हुआ है, एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव द अमाउंट ऑफ सच लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विद इन सेम हेड। आप विद इन हेड एडजस्ट कर सकते हो। यानी सबसेक्शन 1 कहता है कि कैपिटल गेन को भूल जाओ, बाकी हेड्स में जब लॉस आएगा तो उस हेड से एडजस्ट कर लेना। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस उसी हेड से किसी भी, देखिए, वेयर रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मेड फॉर एनी असेसमेंट ईयर in respect of any short-term capital gain is loss, SFC shall entitled to have amount of such loss set off against income, if any, as arrived at under the similar computation made for assessment in respect of any other capital asset. Any other capital asset may be long term, may be short term. ये कह रहा है कि short term capital gain आप short term और long term दोनों से adjust कर सकते हो, ठीक है। Subsection 3 कहता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़कर लॉस आए कैपिटल गेन हेड में, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आप शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म का ओनली लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है। और सबसेक्शन 1 कहता है कैपिटल गेन छोड़ दीजिए, बाकी हेड्स के लॉस उस हेड के किसी भी इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं। बताइए, अगर हम सेक्शन 70 में इतना ही पढ़ रहे हैं और यही एक सच है, तो सेक्शन 70 तो सिर्फ कह रहा है ये बात, बस, और कुछ नहीं कह रहा। तो कल को मुसीबत आ सकती है। नॉलेज तो है, बट कहां से? वेयर इज द लॉ? लॉ को पढ़ते हैं। देखिए, दरअसल में जो, पहले बता दूं आपको, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 73 तो वहां स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को पूर्ण रूप से डील किया हुआ है, बिगिनिंग टू एंड। सबसे पहले वहां यह लिखा हुआ है कि अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस आया तो सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से नहीं होगा। फिर उसी में, इसी सेक्शन में आगे लिखा हुआ है कि अब जो बच गया लॉस वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड होकर सिर्फ स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट होगा। और फिर अंत में लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यानी 73 सेक्शन सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं करता, विद इन हेड की भी बात करता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस विद इन हेड नहीं एडजस्ट होगा, दूसरे से इंटर हेड नहीं एडजस्ट होगा। उसी तरीके से जब आप 73A पढ़ेंगे तो वहां पर वीआईपी बिजनेस के लॉस का भी जिक्र है। उसी तरह जब आप 74A पढ़ेंगे तो ओएमआरएच लॉस का भी जिक्र है कि सिर्फ ओएमआरएच से हो सकता है। लेकिन जब आप सेक्शन 74 पढ़ेंगे तो यह सिर्फ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का जिक्र करता है।
जब आप 72 पढ़ेंगे तो ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का जिक्र करता है। जब 71B पढ़ेंगे तो ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का जिक्र करता है। इसका मतलब कि जो मैंने आपको यहां पर सेक्शन की सीरीज दिखाई 71B, 72, 73, 74A, 74, 74, 73A, ये जो आपको दिखाया, इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक मैंने येलो कलर रखा है और एक मैंने ब्लू कलर रखा है। जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर प्रोविजन सिर्फ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के नहीं है, बल्कि विद इन हेड नहीं होने के भी है। आपको मैं दिखा देता हूं। पहले हम 73 लेकर चलते हैं। 73 पे आइएगा। सीक्वेंस वाइज है तो आपको मिल जाएगा जब आपको मैं अपलोड करके दूंगा। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लॉ जो है वही लिख के दिया है, कुछ अलग से चीज नहीं लिखी है। एनी लॉस कंप्यूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेटिव कैरिड ऑन बाय एसएससी, स्पेकुलेटिव से अगर लॉस आया, shall not be set off except against profit if any of another speculative business। यानी ये सेक्शन 70 के साथ अटैच होके पढ़ने जैसा है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अब अगर नहीं सेट ऑफ हो पाया तो वो दूसरे हेड से ना होके उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड करके उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट करेंगे। और आगे लिखा हुआ है कि आप स्पेकुलेटिव से एडजस्ट करने के बाद मैक्सिमम 4 साल तक उसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसका क्या, वो भी हम पढ़ लेंगे। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आप 70 पढ़ के किसी को इस बात की धमकी नहीं दे सकते। अब जब आप बुक पढ़ते हो ना, बुकिश लैंग्वेज, जब हम बुक पढ़ते हैं जो बुक मार्केट में अवेलेबल है किसी भी ऑथर की, तो बुक का ये मतलब थोड़ा ही है कि वो लॉ आपको पढ़ा रहे हैं, वो लॉ को पढ़ के समझ के अपनी भाषा में लिख रहे हैं। वहां पर 70 के साथ ही ये सारी चीजें लिखी होती हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैंने भी अपने डायनेमिक बुक में यही तो लिखा है, लेकिन सच क्या है वो इंटरप्रिटेशन बुक के साथ हम कवर कर चुके। बताइए अब आगे चलें। 10 मिनट में आपने एक अच्छा खासा ज्ञान ले लिया। ओके 71 इंटरहेड सेट ऑफ। इंटरहेड सेट ऑफ में सबसे पहले तो जो विद इन हेड नहीं पॉसिबल था वो इंटर हेड भी नहीं पॉसिबल। जो विद इन हेड नहीं पॉसिबल था, जैसे स्पेकुलेटिव, जैसे स्पेसिफाइड, जैसे ओएमआरएच और जैसे लॉन्ग टर्म, जो विद इन हेड नहीं पॉसिबल था वो इंटर हेड भी नहीं पॉसिबल है। ये तो हो गया हमारा काम क्लियर, ठीक है। अब आगे जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस सेक्शन 70 में हमने पढ़ा कि वो शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, लेकिन 71 कहेगा कि शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से हो सकता है, दूसरे हेड से नहीं हो सकता, दूसरे हेड से नहीं हो सकता। सेक्शन 71 कहेगा कि कैपिटल गेन का लॉस चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दूसरे हेड से नहीं हो सकता। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये लॉस चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, ये कैपिटल नेचर का है और बाकी सारे हेड्स रेवेन्यू नेचर के हैं, इसलिए लॉस को हम वहां नहीं जाने देंगे। हां, अगर रेवेन्यू नेचर यानी छोटा नेचर, कैपिटल नेचर यानी बड़ा नेचर, अगर छोटे नेचर के पास लॉस आ रहा है तो वो कैपिटल गेन के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लॉस कैपिटल गेन का दूसरे हेड में नहीं जाएगा। ओके, तो ये वाली बात भी हमने कवर कर ली। जो विद इन हेड मना था वो दूसरी जगह भी मना है और कैपिटल गेन भी मना हो गया। अब आते हैं हम इसकी बारी। यहां पर आप अगर पढ़ेंगे तो सेक्शन 71 में ही लिखा मिलेगा आपको, 71 में ही लिखा मिलेगा अमेंडेड करके, 71 में अमेंडेड करके लिखा मिलेगा आपको 71 में सब सेक्शन 2A, जहां लिखा है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर net result of computation under the head PGBP is loss and SSE has income assessable under head salary
SSC shall not be entitled to have such loss set off against salary income. ये सबसेक्शन 2A इंसर्ट किया गया, ये शुरुआत से नहीं था, यानी शुरुआत से ऐसी कोई मनाही नहीं थी कि नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी में नहीं जा सकता, ऐसी कोई मनाही नहीं थी। लेकिन लोगों ने जब डमी बिजनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया अपनी सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स बचाने के लिए, ठीक से बोले टैक्स चुराने के लिए, तब फाइनेंस मिनिस्टर को मजबूरन यह रास्ता बंद करना पड़ा। आप आज जानते हो, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप टैक्स प्रैक्टिशनर हो, और आपसे कोई कहता है कि मेरी सैलरी इनकम है 20 लाख रुपए, हम टैक्स कैसे बचाएं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? आप जो भी एडवाइस दोगे वो डिनाई करेगा, वो कहेगा ये सब तो हम जानते हैं, 80C से 80U का डिडक्शन दोगे आप, यही तो बताओगे। वो कहेगा वो तो हम जानते हैं। आप कहोगे ठीक है, फिर सैलरी के कुछ एग्जम्पशंस मैं आपको बता देता हूं, क्या वो भी हमें पता है, वो तो आप कुछ अलग बताओ। अब वो अलग कहां से लाएं भाई साहब? सैलरी में आप बचाने के रास्ते हैं क्या? डिडक्शंस, किसी भी हेड में टैक्स बचाने का रास्ता टैक्स प्लानिंग है। और टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं? जो सरकार हमें खुद रास्ता बताए। ये भाई साहब जो लोग हैं, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने रास्ते। तो कुछ लोगों ने इस बेईमानी को अंजाम दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा आसान है, ऐसा करो, तुम डमी बिजनेस क्रिएट कर दो, छोटा मोटा बिजनेस बना लो, दिखा दो 2-3 एम्प्लॉय हैं, दिखा दो 10-10 हजार की सैलरी दे रहे हैं, 10 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते, 10 हजार की सैलरी दे रहे हैं, कैश दिखा दो, कैश दे रहे हैं, और TDS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे छोटे मोटे बिजनेस में, ऐसा आप दिखा दो, और आपका ये डमी बिजनेस लॉस क्रिएट कर लेगा, क्योंकि आपके खर्चे ही खर्चे हैं, इनकम नहीं हो रही तो लॉस बन जाएगा, और सैलरी से आप इस लॉस को एडजस्ट करके सैलरी पर टैक्स बचा लो। ये बेईमानी जब कुछ लोगों ने शुरू की तो धीरे धीरे ये पनपने लगा, और कुछ ही वर्षों में इसने बढ़िया जड़ जमा लिया। बहुत लोगों तक खबर पहुंच गई, बहुत लोगों को समझ आ गया कि ये तो बड़ा इजी तरीका है, आप छोटा मोटा डमी बिजनेस दिखा दो। कोई ब्यूटी पार्लर चलाने लगा, कोई किराने की दुकान खोल रहा है। कहने का मतलब यह है कि लोग डमी बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं छोटे छोटे, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर वहां तक ना पहुंच पाए, जांच ना हो पाए। GST वगैरह भी अगर उस समय होता, उस समय नहीं था, दूसरे सेल टैक्स वगैरह तो थे, तो एक लिमिट ही तो है, उसके बियॉन्ड जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, उस लिमिट के अंदर अंदर लेकर चलो कहानी को। सरकार को मजबूरन ये रास्ता बंद करना पड़ा कि आप नॉर्मल बिजनेस के लॉस, स्पेकुलेटिव और VIP तो बंद ही है। आप यहां देखेंगे, अगर इस जगह पर देखेंगे, अगर मैं अब बात कर रहा हूं दूसरे हेड जाने की, विद इन हेड की बात नहीं कर रहा, अब मैं विद इन हेड की बात नहीं कर रहा, अब मैं दूसरे हेड की बात कर रहा हूं। तो दूसरे हेड में इसको मना कर दिया है, इसको मना कर दिया, इसको मना कर दिया, इसको मना कर दिया, है ना, ये सब मना हो गया। आप देखोगे इसे भी मना कर दिया। ये सब तो दूसरे घर नहीं जा सकते, आप चेक करो, ये सब दूसरे घर नहीं जा सकते। उसके बाद की चीजें, जैसे ये वाला है, ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी, 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 ये कहीं भी जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। WRC में नहीं जा सकता, लेकिन बाकी तो कहीं भी जा सकता है। अब यहां पर आप अगर देखें तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस अभी खुला है, तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस यहां भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से, यहां से, यहां से, तो फिर यहां से भी जा सकता है, और फिर यहां से भी जा सकता है। इस रूट को मना किया हुआ, सिर्फ इस रूट को प्रोहिबिटेड किया हुआ है कि नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं सेक्शन 71 के एक्सेप्शन को देखूं, तो जो एक्सेप्शन 70 में हमने कवर किया वो सब है, उसके बियॉन्ड क्या है? नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता। और हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से नई चीज आ गई, जरा समझिएगा, यहां पर फिर से नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ, सबसेक्शन 3A। जरा इसे पढ़ते हैं, हम कहां पढ़ रहे हैं? सेक्शन 71 पढ़ रहे हैं। सबसेक्शन 3A कहता है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, where in respect of any assessment year net result of computation under the head house property is loss, and SSE has income assessable under any other heads of income
एसएससी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच लॉस टू द एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ लॉस एक्सीड्स 2 लाख अगेंस्ट अदर हेड। कह रहे हैं कि आप दूसरे हेड से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 2 लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ? 2 लाख सेट ऑफ कर सकता हूं? हाँ, 2 लाख कर सकते हो। 2 लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते। 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकता हूं? अरे हाँ भाई, 2 लाख तक कर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर आप गलती करने वाले हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर कराऊंगा, तभी आगे बढ़ेंगे हम। बात इसकी हो रही है, बात इसकी हो रही है कि ये पहले तो विद इन हेड एडजस्ट होगा। भाई साहब, पहले तो यहां एडजस्ट होगा। क्या विद इन हेड एडजस्टमेंट में हमने ये 2 लाख वाली कहानी पढ़ी थी क्या? तो जब लॉस हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होने लगे तो आप यहां कोई रिस्ट्रिक्शन मत लाना कि 2 लाख तक ही हो सकता है। जब विद इन हेड ना हो पाए और वो दूसरे हेड से होना चाहे तो दूसरे हेड में वो कहीं भी चला जाए। कहां नहीं जा सकता? ओएमआरएच, सॉरी, कहां नहीं जा सकता? डब्ल्यूआरसी और ब्लैक मनी, वहां नहीं जा सकता। ये 71 में थोड़ी लिखा है, ये तो 58 सबसेक्शन 4 और 115 बीबीई सबसेक्शन 2 के वजह से नहीं जा सकता। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड में कहीं भी जा सकता है, चाहे वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो। सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस तो मना था बेटा, लॉस मना करते हैं, लॉस। प्रॉफिट को थोड़ा मना किया हुआ है कि वो दूसरे लॉस को एडजस्ट ना दे। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से, दूसरे बिजनेस से, कैपिटल गेन कोई भी नेचर से, ओएमआरएच से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जब दूसरे हेड से एडजस्ट होने जाएगा तो 71 सबसेक्शन 3B 3A के वजह से मैक्सिमम 2 लाख तक ही एडजस्ट हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल करना पड़ेगा, और एक बार एग्जाम्पल कर लें तो 71 हमारा कंप्लीट हो जाए। आइए तो जरा एग्जाम्पल करते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। लिखिएगा जरा एग्जाम्पल नंबर 1। पुणे में हाउस है आपके पास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है -250। दूसरा हाउस है आपके पास दिल्ली में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है +4 लाख। और इनकम फ्रॉम हाउस, एक हाउस है उत्तर प्रदेश में, और यहां से लॉस ही लिखिए, यहां से लॉस है 70,000। ये तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। पीजीबीपी 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मान लीजिए स्पेकुलेटिव से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान सकते हैं। कॉपी कीजिए। आंसर क्या करना है सर? आपको बस टोटल इनकम निकालनी है, कंप्यूट टीटीआई। आपको बस टोटल इनकम निकालनी है। डिडक्शंस वगैरह है नहीं, तो जो जीटीआई वो टीटीआई। आंसर करें हम। नोटेड। कॉपी सामने रखिए, आपने क्वेश्चन कॉपी किया उसको सामने रखिए। सबसे पहले मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी पड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय मुझे ये 3 फिगर देखना है, और प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर प्रॉफिट रखना है ताकि हम लॉस को एडजस्ट कर सकें। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा दिल्ली वाले हाउस में, जहां पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है,
उसके बाद आप यहां से सेट ऑफ होने दीजिए। उत्तर प्रदेश वाला पहले सेट ऑफ कर देते हैं, वो पूरा का पूरा 70,000 एडजस्ट हो जाएगा। और फिर पुणे वाला बताइए, पुणे वाला पूरा 2.5 लाख एडजस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 80,000 रुपये बच रहा है, 70,000 बच रहा है, 70 बच रहा है, 80 बच रहा है, देखिए जरा। 80 बच रहा है, 3,20,000 हो गया ना लॉस। इसके बाद आप लिखो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 12 लाख, ये आपकी जीटीआई आ गई 12,80,000 माइनस डिडक्शन। देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए टीटीआई, क्योंकि डिडक्शन तो है नहीं, टाइम क्यों खराब करें। यहां पर मुझे बताइए, आपने जो ये सेट ऑफ किया, ये जो आपने सेट ऑफ किया, ये सेट ऑफ इंटर हेड किया या इंट्रा हेड किया? इंटर हेड या इंट्रा हेड? इंट्रा, विद इन हेड, अंडर सेक्शन 70। बताइए आप 2 लाख के ऊपर क्यों एडजस्ट कर रहे हो? अभी तो पढ़ा था 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी तो आपने पढ़ा कि 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, फिर आप 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट कैसे कर रहे हो? बोलो कि सर कैसी बात कर रहे हो, 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते? ये बात तो 71 में लिखा हुआ है। 71 जब इंटर हेड एडजस्टमेंट हम कर रहे होंगे तब वो बात कर लेंगे। विद इन हेड में कोई लिमिट थोड़ी है, आप पूरा लेस कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। गेट इट पॉइंट? बताइए, क्लियर है ये? एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज in example number 1, income from house property, house at Delhi 90,000। यानी जो चीज 4 लाख आपको दिया था मैंने, वो 4 लाख नहीं है, 90,000 है। ऐसे में आंसर करते हैं हम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले हम लेंगे हाउस जो दिल्ली में है 90,000, फिर लेस करेंगे सेट ऑफ लॉसेस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 320। हमारा लॉस कितना है टोटल? हमारा टोटल लॉस कितना है? 320 है। क्या यहां आप पूरा 320 लॉस एडजस्ट कर सकते हो? नहीं, सिर्फ 90,000 कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम आपकी आउटर कॉलम में आएगी,
वो 0 आएगा। ये कौन सा एडजस्टमेंट आपने किया? विद इन हेड, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब हम लेंगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 12 लाख। जानबूझकर मैंने स्पेकुलेटिव बिजनेस दे दिया ताकि एक बार मन में हिचकिचाहट आए, हेजिटेशन आए कि यार यहां से कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में तो कुछ गड़बड़ था। लॉस स्पेकुलेटिव का दूसरी जगह नहीं जाएगा, लॉस वीआईपी का दूसरी जगह नहीं जाएगा, लॉस लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा, लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी का भी दूसरे हेड में नहीं जाएगा। लेकिन दूसरे हेड का अगर कोई लॉस अलाउड है दूसरे हेड जाना, तो उससे ये सारी प्रॉफिट, इससे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एडजस्ट हो सकता है। माइनस करेंगे सेट ऑफ लॉसेस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताइए 3,20,000 में 90,000 आप एडजस्ट कर चुके, आपके पास लॉस कितना है? बैलेंस लॉस कितना है? 2,30,000। बैलेंस लॉस आपके पास कितना है? 2,30,000। बताइए क्या ये पूरा प्रॉफिट सफिशियंट है इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए? यस, सफिशियंट है। तो क्या आप पूरा लॉस यहां सेट ऑफ करवा देंगे? नो। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? ड्यू टू 71 सब सेक्शन 3A। 2 लाख से ज्यादा आप दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा 2 लाख 2 लाख 2 लाख में कई हेड से मिलाकर नहीं 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 नहीं, नहीं। अग्रीगेट आप 2 लाख पूरे अदर हेड से एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा समझो 71 का एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का मैक्सिमम 2 लाख पॉसिबल है। ये एडजस्टमेंट आपने कहां किया? ये एडजस्टमेंट आपने किया सेक्शन 70 में, और ये एडजस्टमेंट आप कहां कर रहे हो? ये कर रहे हो 71 में। तो 71 में मैक्सिमम आप 2 लाख एडजस्ट कर सकते हो। आगे आपके पास ये 10 लाख रुपए आ गया, और यही आपकी जीटीआई है, कोई डिडक्शन नहीं होने की वजह से यही आपकी टीटीआई है 10 लाख। ठीक है, अगर ठीक है तो मुझे एक क्वेश्चन यहां पर पुट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 का फाइनल आंसर आया और एग्जाम्पल नंबर 1 का जो फाइनल आंसर आया, अगर मुझे इस पर टैक्स निकालना हो तो ये इनकम हमारी स्पेशल इनकम में आएगी या नॉर्मल इनकम में आएगी? एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमारे पास आंसर आया, अगर मुझे टैक्स निकालना हो तो ये स्पेशल इनकम में आएगा या नॉर्मल इनकम में आएगा? बताइए प्लीज। स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मन आपका क्या कहेगा कि सर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो क्या कहेगा? ये स्पेशल इनकम है या नॉर्मल इनकम है? अगर ये क्वेश्चन एक इंडिविजुअल का है तो इस पर आप स्लैब लगाने वाले हो या कोई फ्लैट टैक्स लगाने वाले हो? वेरी गुड, बड़ी हिम्मत दिखाई। तुम्हारे मन में भी डाउट तो आ गया था कि नॉर्मल सर बोल तो रहे हैं, पता नहीं स्पेकुलेटिव है, सट्टेबाजी है। लेकिन मेरे भाई सट्टेबाजी जब हमने डिस्कस किया तो सट्टेबाजी की इनकम में कभी भी हमने टैक्स रेट के चैप्टर में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लॉटरी इनकम अलग है और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस अलग है। क्या होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, वेरी गुड आंसर। चलिए अब आप कैरी फॉरवर्ड वाले हिस्से में आइए। कैरी फॉरवर्ड, जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट होगा। ये बात हमने डिस्कस कर लिया था।
सेम हेड से जब वो एडजस्ट होगा तो 70 सेक्शन के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो यहां हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे, ये रिस्ट्रिक्शंस यथावत एज इट इज अप्लाई होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो वो सिर्फ अपने हेड से एडजस्ट होगा। तो जब वो सिर्फ अपने हेड से एडजस्ट हो रहा होगा तो ये जो प्रोहिबिशन है अपने हेड के एडजस्टमेंट का, वो आपको एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। मैं समझाता हूं डिटेल में। और लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 साल के लिए, 8 साल के लिए। दो ऐसे गंदे लॉस हैं जो सिर्फ 4 साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, स्पेकुलेटिव और ओएमआरएच। और एक ऐसा गंगा जल है जो इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड होता है। इसका लॉजिक आपको मैंने डिडक्शन में, जब हम प्रॉफिट लिंक डिडक्शन वर्सेस इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन कर रहे थे, तो इसका लॉजिक दिया था कि सरकार ने सोचा कि पेबैक पीरियड 10 साल हो सकता है एवरेज किसी भी बिजनेस का, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसलिए सरकार ने सेक्शन 35 एडी बनाकर कहा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप पीएनएल में डेबिट कर लो, और ये लॉस जो क्रिएट होगा ये इनफाइनाइट जब तक आप चाहो कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो 10 साल में हो, 12 साल में हो, 15 साल में हो, 6 साल में हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड होने के पीछे लॉजिक मैंने आपको दिया। अब जरा सा एग्जाम्पल एक और करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 डालिएगा जरा, तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। दो वर्ष हैं, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है नेगेटिव 6,30,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है नेगेटिव 2,10,000, और पीजीबीपी है 15 लाख पॉजिटिव। ठीक है, अगले साल आपके पास है एलटीसीजी पॉजिटिव 1 लाख और एसटीसीजी पॉजिटिव 7 लाख। बस बिजनेस नहीं है, बिजनेस बंद कर दिया होगा आपने अगले साल। कॉपी कर लिया। अब आप आंसर में आपको जीटीआई निकालना है। आंसर में प्रीवियस ईयर 2022-23 में जब आप इनकम निकालोगे तो बताओ क्या ये लॉस, ये जो दो लॉस आपको दिख रहे हैं, क्या ये लॉस पीजीबीपी से सेट ऑफ होगा? कैपिटल गेन हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दूसरे हेड से अलाउ नहीं है, तो नहीं सेट ऑफ हो सकता है। तो इस वजह से आपके पास जो जीटीआई बननी है वो सिर्फ पीजीबीपी आ जाएगा 15 लाख, दैट्स ऑल। जीटीआई टीटीआई 15 लाख, और जो आपके पास लॉस है एलटीसीजी का 33 और एसटीसीजी का 210। ये लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। 8 ईयर्स के लिए, ये 8 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नोटेड। अब नेक्स्ट ईयर जरा सोचें, अगले साल हमारे पास दो ही प्रॉफिट है, एक एलटीसीजी 1 लाख रुपए। बताइए यहां से आप सेट ऑफ कर देंगे, यहां से आप सेट ऑफ कर देंगे लॉसेस,
ब्रॉड फॉरवर्ड, लॉन्ग टर्म वाले, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 0 आ गया, ठीक है। अब आए शॉर्ट टर्म में, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 7 लाख, बड़ी मोटी रकम है, माइनस आप कर दीजिए सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। बताइए यहां पर आप कौन से लॉस सेट ऑफ करेंगे। लॉन्ग टर्म में भी आपके पास अभी 5,30,000 5,30,000 बैलेंस है। लॉन्ग टर्म में भी 6,30,000 का लॉस था, 1 लाख आपने सेट ऑफ कर लिया, 5,30,000 अभी भी बैलेंस है। तो बताइए कौन सा एडजस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से एडजस्टमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म करेंगे। वेरी गुड, तो शॉर्ट टर्म सिर्फ आप कर देंगे। एग्जाम्पल से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, और कोई रीजन नहीं है एग्जाम्पल कराने का, ये बहुत सिंपल था। वैसे हमें और लंबे सफर पे चलना है। फाइनल लेवल पे ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो प्रोविजन की क्लैरिटी के लिए था सर। यहां पर आपको ये भी लिख देना चाहिए, बैलेंस लॉस ऑफ ₹5,30,000 LTCG will be carry forward to next 7 years। 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो 7 साल। नोटेड। चलिए अब जरा हम समझेंगे, कैरी फॉरवर्ड के लिए सेक्शंस बने हैं, सेट ऑफ के लिए भी सेक्शन बने हैं। ऐसा समझिए कि सेट ऑफ के लिए 70 और 71 बना है, और कैरी फॉरवर्ड के लिए ये सारे सेक्शंस बने हैं। सेट ऑफ के लिए जो सेक्शन बना है वो है 70 और 71, कैरी फॉरवर्ड के लिए ये सेक्शंस बने हैं। जब आप 70 को पढ़ते हो, 71 को पढ़ते हो, तो वो सभी लॉस को एक साथ बोलता है एक्सेप्ट फ्यू। वो कहता है एनी लॉस कैन बी अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड एक्सेप्ट। 71 कहता है एनी लॉस जो आप दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है कि इन सब भी और भी कुछ और भी कुछ और भी कुछ और भी कुछ, यानी यहां पर एनी लॉस है, एनी लॉस एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। यहां पर एनी शब्द का प्रयोग है, कोई भी लॉस अगर आ रहा है तो कुछ को छोड़कर सब एडजस्ट हो सकता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड के लिए इन्होंने जो सेक्शन बनाए हैं, ये सेक्शंस पर्टिकुलर इनकम को डिनोट कर रहे हैं। हर इनकम के लिए सेक्शन है। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन है या नहीं बताइए? है। नॉर्मल बिजनेस के लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, वीआईपी बिजनेस का लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है। आप अगर चेक करें तो सेट ऑफ के लिए, कैरी फॉरवर्ड के लिए, इसके लिए भी बना हुआ है नियम, इसके लिए भी बना हुआ है, 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 यहां तक कि इसके लिए भी बना हुआ है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके लिए प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बोला एकेडमिक वाइज पॉसिबल है यहां पर लॉस, प्रैक्टिकल जबरदस्ती अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन इसके कैरी फॉरवर्ड के लिए नियम नहीं है। कैरी फॉरवर्ड का ऐसा कोई रूल नहीं बना है जिसमें अदर सोर्सेज की अदर इनकम को कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही गई हो।
सेट ऑफ के लिए है, सेट ऑफ में भी इनका नाम नहीं लिया हुआ है, बट सेट ऑफ जब 70 पढ़ रहे हैं तो वो किसी भी लॉस की बात कर रहा है, 71 पढ़ रहे हैं किसी भी लॉस की बात कर रहा है। लेकिन जब हम कैरी फॉरवर्ड वाले सेक्शन में आ रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड में वो स्पेसिफिक लॉस के नाम से सेक्शन बना रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अदर सोर्सेज में WRC तो भूल ही जाओ, ब्लैक मनी तो भूल ही जाओ। OMRH के लिए 4 साल कैरी फॉरवर्ड का नियम है, बट अदर सोर्सेज की अदर इनकम सेट ऑफ तो हो सकता है सेम हेड से, दूसरे हेड से सेट ऑफ तो हो सकता है, बट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि सेक्शन ही नहीं है। क्या ये मैं ये समझा पाया आपको? मुझे ये समझाना था, ये वाला हिस्सा समझाना था, बताइएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस के बारे में हम जानते हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही एडजस्ट होगा और वो सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस सर कहते हैं आप किसको? आइए अब उस पर आते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस की परिभाषा 43 सबसेक्शन 5 में डिफाइन है। 43 मतलब हुआ पीजीबीपी चैप्टर से निकालकर यह सेक्शन लाया हूं आपके लिए। पीजीबीपी चैप्टर से निकालकर यह सेक्शन लाया हूं। यह कहता है कि सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को खरीदने बेचने के कार्य अगर बिना डिलीवरी के किए जाएं तो वो सट्टेबाजी है। सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को खरीदना बेचना या पहले बेचना फिर खरीदना, कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीवरी के बगैर की जाए, सिर्फ प्रॉमिस पे किया जाए विदाउट डिलीवरी, तो उसे स्पेकुलेटिव बोलते हैं। अगर हम इसमें डेफिनेशन देखें तो 40 ये रहा हमारी परिभाषा। स्पेकुलेटिव बिजनेस मीन्स ट्रांजैक्शन इन विच contract for purchase or sale of any commodity including stock and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or actual transfer of commodity or script is called speculative business। यह speculative business माना जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है नीचे कि इस क्लॉज के लिए, यहां पर लिखा हुआ है कि इस क्लॉज के लिए ये सब स्पेकुलेटिव नहीं माने जाएंगे। इस क्लॉज के लिए ये सब स्पेकुलेटिव नहीं माने जाएंगे। इन सब में हमारा कंसर्न सिर्फ 2 से है। क्या? डेरिवेटिव बिजनेस, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं। डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं आपको पता होगा। डेरिवेटिव बिजनेस को हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव बिजनेस होता है फ्यूचर और ऑप्शन। ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। राइट टू बाई, राइट टू सेल। राइट टू बाई को हम कहते हैं कॉल, राइट टू सेल को कहते हैं पुट। तो ऑप्शन और फ्यूचर ये डेरिवेटिव होता है। इसे क्यों लिखना पड़ा कि डेरिवेटिव बिजनेस को स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे? ऐसा क्यों लिखना पड़ा? बिकॉज मेन जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वहां उन्होंने कह दिया विदाउट डिलीवरी ट्रांजैक्शन इज स्पेकुलेटिव। और डेरिवेटिव जो फ्यूचर ऑप्शन है वो तो पूर्ण रूप से विदाउट डिलीवरी है, वो विदाउट डिलीवरी है। तो चूंकि डेरिवेटिव भी विदाउट डिलीवरी होता है और कंफ्यूजन ना आ जाए कि भाई ये भी स्पेकुलेटिव है, इसलिए लिखना पड़ा कि डेरिवेटिव इवन नॉन डिलीवरी बेस्ड है, फिर भी वो स्पेकुलेटिव नहीं बल्कि नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आप डेरिवेटिव बिजनेस सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करो। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे होगा? अगर आपने शेयर बाजार में डेरिवेटिव किया है तो एसटीटी पेड करना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और अगर आप कमोडिटी यानी MCX की बात करें, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, तो मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज में आपको रिकॉग्नाइज कमोडिटी एक्सचेंज के अंतर्गत यह ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और जैसे कि सिक्योरिटीज में एसटीटी होता है, वैसे कमोडिटी में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वो पे करना पड़ेगा। हालांकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप अगर खरीदोगे बेचोगे, जैसे धनिया है, जैसे गेहूं है, जैसे
धान है, इन चीजों के खरीद बेच जो कमोडिटी एमसीएक्स में होता है, इस पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता ही नहीं। तो नहीं लगता है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जब लगता ही नहीं तो पे क्यों करोगे। लेकिन अगर लगता है कमोडिटी एक्सचेंज में सीटीटी तो आपको वो पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब डेरिवेटिव बिजनेस स्पेकुलेटिव बन सकता है अगर आप प्राइवेटली इस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दो, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज या कमोडिटी एक्सचेंज रिकॉग्नाइज के थ्रू नहीं जाओ। तो डेरिवेटिव अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड या स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड के माध्यम से नहीं करते, प्राइवेटली कोई अग्रीमेंट करते हो किसी भी चीज का और डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन को यूज करते हो, तो इट कैन बी स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, तो डेरिवेटिव को स्पेकुलेटिव नहीं मानना है। कंडीशन क्या रखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एसटीटी और सीटीटी पे किया हो, इसको आप भूल भी जाओगे तो चलेगा, बिकॉज जब आप रिकॉग्नाइज के थ्रू जाओगे तो एसटीटी सीटीटी वेयर इट इज एप्लीकेबल वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो इसको नहीं भी याद रखो तो चलेगा, सिर्फ एक बात याद रखना पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप गए हो, रिकॉग्नाइज कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू गए हो, तो डेरिवेटिव चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन स्पेकुलेटिव नहीं है। फिर क्या है सर, फिर वो नॉर्मल बिजनेस है। हेंस इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस, हेंस इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस। ठीक है जी। अब यहां पर इस एक डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना। जो सिक्योरिटीज को बेचकर इनकम आती है, ये हमने टैक्स रेट में भी देखा था, जो सिक्योरिटीज को बेचकर इनकम आती है, अगर आपने इसके बेचने पर डिलीवरी यूज किया है और इसे आप स्टॉक मानते हो तो आपकी पीजीबीपी है, और अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट मानते हो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। फिर से समझो, मैंने शेयर बेचकर कमाया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इनकम कौन सी आएगी। मैं कहता हूं मैंने शेयर बेचकर कमाया, 10,000 का खरीदा था, 15,000 का बेचा, 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया, बताओ मेरी कौन सी इनकम है। तो तुरंत आंसर मत करना, कहना पहले ये बताइए कि ये जो खरीदा बेचा है इसमें डिलीवरी दिया है कि नहीं। हाँ डिलीवरी दिया है, अच्छा। फिर ये बताइए कि आपका ये व्यापार है खरीदने बेचने का। हाँ जी, तो पीजीबीपी है, कौन सी, नॉर्मल। अगर आपका ये व्यापार नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट सोचकर खरीदा था, बेचा, हालांकि 2-4 दिन में ही बेच दिया, बट आपका व्यू इंटेंशन जो था वो इन्वेस्टमेंट का था, तो फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और अगर मैं कह दूं कि नहीं नहीं ये डिलीवरी बेस्ड नहीं है, तो भैया बात साफ हो गई, जब ये डिलीवरी बेस्ड नहीं है तो स्पेकुलेटिव है। अरे सुन तो लो, डेरिवेटिव वाला है, अच्छा फिर नॉर्मल बिजनेस है। तो यहां मैंने 2 हिस्से बना दिए, डिलीवरी बेस्ड, नॉन डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड में जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर मेरा शेयर स्टॉक था तो पीजीबीपी है नॉर्मल वाली, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल गेन। ठीक है, डिलीवरी बेस्ड नहीं है, डेरिवेटिव में मैं चला गया तो नॉर्मल बिजनेस, और अगर डेरिवेटिव नहीं है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस। इज इट ओके टू ऑल। 73 जो हमने देखा था अभी अभी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट हो सकता है, आपको याद होगा 73 हमने देखा था। 73 जो शुरू में ही आपको मैंने दिखा दिया था, यहां पर हम देख आए थे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर लॉस है तो सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होगा, नहीं हो पाया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होकर स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, और फिर बच गया लॉस तो उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और यहां लिखा हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 साल तक हो सकता है, ये 73 में लिखा है। फिर से समझिए, 73 कहता है स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होगा, और नहीं हो पाए तो उसे कैरी फॉरवर्ड हम 4 साल तक कर सकते हैं, ये 73 में लिखा हुआ है। अब एक समस्या देखिए, 73 सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे लिए एक समस्या है। अब इंटरप्रिटेशन हम सीखेंगे इसका, ये हमारे लिए समस्या है। सीखिए इंटरप्रिटेशन, क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा आप, अगर पढ़ पा रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूं सामने। लिखा हुआ है वेयर, तैयार हैं, बहुत खतरनाक इंटरप्रिटेशन है, लास्ट इंटरप्रिटेशन है आज का, सीखेंगे, मजा आएगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कोई बात नहीं, हम हैं साथ में। वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी अदर देन कंसिस्ट, यानी इनको छोड़कर, तो ये इनको बाद में देख लेंगे। वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी
अदर देन भी छोड़ देते हैं। वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट्स परचेज सेल ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी, अगर किसी कंपनी के बिजनेस का कोई पार्ट दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने का है, अगर किसी कंपनी के बिजनेस का कोई पार्ट दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने का है, तो ऐसे कंपनी को इस सेक्शन के लिए, अरे भैया किस सेक्शन के लिए, 73 के लिए। कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं? 73। तो किस सेक्शन के लिए? 73 के लिए मान लिया जाएगा कि वो कैरी कर रहा है स्पेकुलेटिव बिजनेस। उस हद तक मानेंगे जिस हद तक वो शेयर को खरीदता है बेचता है। ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी के बिजनेस का पार्ट दूसरे कंपनी के शेयर खरीदना बेचना है, तो दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने को हम स्पेकुलेटिव मान लेंगे। बताइए यहां जो दूसरे कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, ये डिलीवरी बेस्ड है या नॉन डिलीवरी बेस्ड? बताऊं मैं, ये डिलीवरी बेस्ड है, क्योंकि नॉन डिलीवरी बेस्ड तो स्पेकुलेटिव डिफाइंड हो ही गया है, इसे मानने की क्या जरूरत पड़ी। यहां पर तो वर्ड इस्तेमाल किया है मान लेंगे, तो इसका मतलब यहां पर तो खैर लिखा नहीं डिलीवरी है कि नॉन डिलीवरी, तो दोनों कवर्ड हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर नॉन डिलीवरी होता तो फिर उसे मान लेंगे स्पेकुलेटिव, ऐसा क्यों लिखा है? मानने की क्या जरूरत है, फिर तो है ही स्पेकुलेटिव। यहां पर माना जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये डिलीवरी बेस्ड होकर भी स्पेकुलेटिव है। कमाल हो गया सर। आप कहना चाह रहे हो कि कोई शेयर खरीदना बेचना डिलीवरी बेस्ड है फिर भी स्पेकुलेटिव है? सर कैसी बात कर रहे हो, डेफिनेशन ही आपने सब खराब कर दिया। लिखा है 73 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर किसी कंपनी के बिजनेस का पार्ट दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने का है, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने का है, तो हम इसे स्पेकुलेटिव मानेंगे। डिलीवरी बेस्ड है, हाँ होगा, मानेंगे स्पेकुलेटिव। ठीक है सर, इंटरप्रिटेशन है, समझ गए, लेकिन मजा तो आया नहीं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ। लॉजिक वॉजिक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, कैसी बात कर रहे हो। और वो जो काटा है सर वो भी जरा क्लियर करवाओ। हाँ तो काटे हुए को क्लियर करते हैं। कहते हैं लेकिन घबराइए नहीं, अगर कंपनी का मेन बिजनेस, कंपनी के जीटीआई में मेनली इनकम सिक्योरिटी का ब्याज, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज है, क्या इस कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं? यस। इन्वेस्टमेंट कंपनी की इनकम पीजीबीपी से नहीं होती, बाकी जगहों से होती है। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी कंपनी? इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं मकान से आ रहा है, कहीं सिक्योरिटी से आ रहा है, कहीं कैप गेन आ रहा है, कहीं अदर सोर्सेज आ रहा है, पीजीबीपी नहीं आता। और आगे लिखा हुआ है और कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस शेयर ट्रेडिंग का है, प्रिंसिपल बिजनेस शेयर ट्रेडिंग का है, इसका मतलब क्या हुआ? शेयर ट्रेडिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनी, इनको छोड़कर, इसका मतलब अगर बैंकिंग कंपनी, शेयर ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीदती बेचती है तो डिलीवरी बेस्ड है, तो वो नॉर्मल बिजनेस हुआ। नॉन डिलीवरी बेस्ड है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस हुआ। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी, शेयर ट्रेडिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है ये एक्सप्लेनेशन। हेडिंग पढ़िएगा, वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी अदर देन। यहां पर पार्ट लिखा हुआ है, अगर कंपनी का मेन बिजनेस है, पार्ट नहीं है, मेन बिजनेस दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने का, तो बताइए क्या वो शेयर ट्रेडिंग कंपनी हो गई? यस। अगर एक कंपनी का मेन बिजनेस ही दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने बेचने का है तो वो तो शेयर ट्रेडिंग कंपनी हो गई। उस पर यह सेक्शन नहीं लग रहा, ना शेयर ट्रेडिंग पे लग रहा है, ना बैंकिंग पे लग रहा है, ना इन्वेस्टमेंट कंपनी पे लग रहा है, इन पर यह सेक्शन नहीं लग रहा। इनको छोड़कर बाकी कंपनी पर यह सेक्शन लग रहा है। और बाकी कंपनी पर कब लग रहा है? जब कंपनी कह रही है कि मेरे बिजनेस का एक हिस्सा, मेन बिजनेस नहीं, मेरे बिजनेस का एक हिस्सा दूसरे कंपनी के शेयर खरीदना बेचना है।
तो फिर खरीदना बेचना डिलीवरी बेस्ड होते हुए भी वो स्पेकुलेटिव बन जाएगा। पूरी कहानी सर अभी भी नहीं समझ आई। पूरी कहानी इस प्रकार से है कि एक बेईमानी हुआ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आया। एक कंपनी का मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, मेन बिजनेस है गुड्स ट्रेडिंग का, मेन बिजनेस है सर्विस प्रोवाइडिंग का, ये सब बिजनेस है इसका। तो बताइए, जब ऐसी कंपनी शेयर को खरीदेगी बेचेगी, तो आप ये नहीं बताओगे कि ये शेयर इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, और अगर इससे लॉस आया, अगर इससे लॉस आया, अगर इससे लॉस आया तो ये लॉस कौन सा लॉस कहलाएगा? कैपिटल गेन। बोलिए। अगर कंपनी, हाँ नॉन डिलीवरी बेस्ड तो हमेशा होगा, बिल्कुल ठीक है। आप इधर आइए, लॉजिक अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। मैं लॉजिक अब दे रहा हूं ना, इसके पीछे की कहानी सुना रहा हूं, स्टोरी सुनिए। एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, गुड्स ट्रेडिंग है, सर्विस प्रोवाइडिंग है, वो अगर दूसरे कंपनी के शेयर को खरीदे बेचे, तो वो पक्की बात है कि वो इन्वेस्टमेंट होगा। काम तो कुछ और है ना, शेयर खरीदना बेचना काम थोड़ी है। तो जब अगर ये कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीदती बेचती है, तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये तो कैपिटल गेन होना चाहिए। और अगर लॉस आ गया तो क्या बन गया? कैपिटल गेन का लॉस। अब क्या हुआ कि इस कंपनी के पास एक मोटा कैपिटल गेन का लॉस आ रहा था, मान लेते हैं 20 लाख रुपए का लॉस आ रहा था कैपिटल गेन का। आप अच्छी तरह जानते हो कि कैपिटल गेन का लॉस चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। इस कंपनी को किसी बेवकूफ ने या किसी होशियार आदमी ने, जो अकलमंद थे, जिनकी अकल मंद थी, कम अकल बेअकल, ने एडवाइस कर दिया कि अरे मैं एक जादू की छड़ी चलाता हूं ना, अभी ये 20 लाख का लॉस है ना, दूसरे हेड से नहीं एडजस्ट हो सकता। अभी देखो जादू की छड़ी चलाएंगे, ये दूसरे हेड से भी एडजस्ट हो जाएगा। कंपनी ने कहा क्या बात कर रहे हो, कैपिटल गेन का लॉस है, दूसरे हेड से कैसे एडजस्ट होगा? उस जादूगर ने कहा कि बड़ा आसान है, आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर दो। आप कंपनी हो, आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दो कि मेरा शेयर खरीदने बेचने का काम है। जैसे ही ऐसा करोगे, खरीदने बेचने का काम है, शेयर खरीदने बेचने का काम है, ऐसा कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग भी है, दूसरे खरीदने बेचने का भी काम है। तो चूंकि ये डिलीवरी बेस्ड है, तो सर के पढ़ाए मुताबिक हम यहां आ जाएंगे, और यहां आते ही ये लॉस जो कि आपका कैपिटल गेन लॉस अभी दिख रहा है, वो नॉर्मल बिजनेस लॉस हो जाएगा, बिकॉज ये डिलीवरी बेस्ड है। नॉर्मल बिजनेस लॉस है सर, किसी भी हेड से एडजस्ट करो, क्या प्रॉब्लम? इस कंपनी ने कहा इतना छोटा सा उपाय बड़ा कमाल हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज अभी हम चेंज कर देते हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाकर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर देते हैं, और बस ये 20 लाख का लॉस कैपिटल गेन वाला अपने आप नॉर्मल बिजनेस का लॉस बन जाएगा। डिलीवरी बेस्ड था ये। तब जाकर उस परेशानी से उभरने के लिए सरकार को एक्सप्लेनेशन डालना पड़ा। सरकार ने कहा हद हो गई यार, एक कंपनी कह रही है कि मेरा काम शेयर खरीदने बेचने का है, भाई तब तो तुम शेयर ट्रेडिंग कंपनी हो ना। नहीं 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 जी, हम तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हद होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो दूसरे शेयर खरीदने बेचने का काम कैसे हुआ? तो वो हमें किसी ने सजेशन दिया था ना कि ऐसा करोगे तो ये हद हो गई, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन आया है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है जरा देखिएगा। अगर डिलीवरी बेस्ड शेयर ट्रेडिंग हो रहा है और कोई कंपनी कर रही है ये वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अपना बिजनेस बता दे तो बिजनेस लॉस आ जाएगा, और कैपिटल गेन बोले तो कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ये वाली नहीं है, दूसरी कंपनी है, और दूसरी कंपनी शेयर खरीद बेचकर कह दे कि ये मेरा कैपिटल गेन है, तो वेल एंड गुड। और अगर कह दे कि नहीं मेरे बिजनेस का पार्ट है, तो फिर ये ले, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है। आप ऐसा समझो, मैं शेयर खरीदता हूं बेचता हूं, और अभी मैंने आपसे पूछा था कि मेरी इनकम कौन सी है, तो आपने क्या कहा था, डिलीवरी बेस्ड या नॉन डिलीवरी? अगर मैं नॉन डिलीवरी बोलूं तो स्पेकुलेटिव। मैं यहां पर आ गया, इसी को फिर से समझाना चाह रहा हूं। इस चार्ट को फिर से समझिए। फाइनल का मजा आ रहा है? इंटरमीडिएट से फाइनल में तुरंत शिफ्ट हुए, अभी इसी कंसेप्ट से शिफ्ट हो गए। 2 मिनट और पढ़ाएंगे फिर छुट्टी, 2 मिनट से। तो बताओ,
अगर मैं शेयर खरीदने बेचने का खरीद बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मेरी इनकम कौन सी है, तो आप पहले पूछोगे डिलीवरी की नॉन डिलीवरी। मैंने अगर नॉन डिलीवरी बताया तो आपने कहा कि स्पेकुलेटिव, डेरिवेटिव है तो अलग बात होगी। इस हिस्से को हम काट देते हैं। ये हो गया, ये डिस्कशन ओवर है। इस डिस्कशन पर आइए। अगर मैं कहता हूं डिलीवरी बेस्ड, तो फिर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नॉर्मल बिजनेस और या कैपिटल गेन। अगर मैं कह दूं शेयर का काम ही करता हूं तो नॉर्मल बिजनेस, अगर मैं कह दूं इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल गेन। कोई कंपनी अगर ऐसा कहे कि मैं शेयर का काम ही करता हूं, तो कहना कि तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, शेयर ट्रेडिंग कंपनी हो, तब तो ठीक है, तुम जो कहो वो ठीक है, नॉर्मल बिजनेस। अगर तुम ये कंपनी नहीं हो और फिर कहते हो कि शेयर खरीद बेच हमने डिलीवरी से किया है और वो मेरा व्यापार का पार्ट है, तो होगा ले, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है। यानी आप गए थे 20 लाख के कैपिटल गेन को जादू से नॉर्मल पीजीबीपी लॉस बनाने, ये अब आपके इस बदतमीजी के वजह से सरकार ने इसे बना दिया स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। दूसरे हेड से तो ये अभी भी नहीं होगा, बट अब कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 ही साल हो गए काम से। ये कहानी थी इस एक्सप्लेनेशन की। क्लियर है? बोलिए प्लीज। चलिए यहीं तक हम क्लास को सीमित रखते हैं। अगली क्लास में हम ये डेप्रिशिएशन, मेरा ये टारगेट था वैसे डेप्रिशिएशन भी आज करवाने का, लेकिन इट्स ओके, यहां से अगली क्लास शुरू होनी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। हम कल की क्लास बिल्कुल टाइम पर शुरू करेंगे, ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में आप जरूर पूछिए।